Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स का रो रैंक एंड कॉलम रैंक डिफाइन करेंगे एंड इक्विवेलेंस ऑफ रो रैंक, कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन करने के लिए हम प्रोसीड करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। रैखिक आश्रितता या परतंत्रता आप इसे कह सकते हैं, तथा रैखिक स्वतंत्रता। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। इसको शॉर्ट में LD से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिपेंडेंट को। तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर हम स्केलर्स a1, a2 अप टू an ऐसे निकाल सके जो कि सारे ज़ीरो नहीं हैं। दीज आर स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम वेक्टर्स के साथ बनाएं तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 सो ऑन अप टू an अल्फा n, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए, ये जो स्केलर्स थे सारे ज़ीरो होते तब तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ज़ीरो आता, क्योंकि इनमें से हर एक अगर ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ आपको स्केलर्स मिल रहे हैं जो कि सारे ज़ीरो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरी सिचुएशन आप देखिए कि अगर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 सो ऑन अप टू an अल्फा n ये ज़ीरो वेक्टर के बराबर है, और ये तभी पॉसिबल हो पाए जब a1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो तभी पॉसिबल हो जब इसके साथ अटैच्ड सारे के सारे स्केलर्स ज़ीरो हों। तो आपके ये जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसको हम शॉर्ट में LI से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ये पहला वेक्टर हमने ले रखा है अल्फा 1, दिस इज इक्वल टू 1 0 0। ये इसके कंपोनेंट्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे आप यूजुअली वेक्टर्स को IJK लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ 1 0 0 लेने का मतलब आप यहाँ मान सकते हैं दिस इज 1i प्लस 0j प्लस 0k। तो इसके कंपोनेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहला वेक्टर है, दिस इज द सेकेंड वेक्टर अल्फा 2, और ये आपका थर्ड वेक्टर है अल्फा 3। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 का, टेकिंग स्केलर्स a1, a2 एंड a3। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया और इसको ज़ीरो वेक्टर के बराबर पुट किया। तो ये ज़ीरो वेक्टर के कंपोनेंट्स इस तरह से आएंगे, 0i 0j 0k इस तरह से। तो ये आपका ज़ीरो वेक्टर है। अब यहाँ पर आप अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। तो ये जो आपका a1 अल्फा 1 था, अल्फा 1 की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, देन दिस इज a2, ये अल्फा 2 हो गया, प्लस a3 अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ से a1 आएगा, ये a2 इंटू ज़ीरो विल गिव यू ज़ीरो एंड a3 इंटू ज़ीरो विल ऑल्सो गिव यू ज़ीरो। तो फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ आपको a1 मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन पर सिर्फ यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे आपको a2 इंटू 1 मिलेगा, एंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर a3 इंटू 1 आपको मिलेगा। तो आपके पास ये आ गया a1, a2, a3।
लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इसके बराबर हो गई एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू योर जीरो वेक्टर। अब ये इसके बराबर तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इक्वल हों। दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस a1 is equal to 0, a2 is equal to 0 and a3 is equal to 0. So you get a1 equal to 0, a2 is equal to 0 and a3 is equal to 0. अब ये जो कंडीशन आई है, ये इस तरह की कंडीशन आ गई है। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिया और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी हो रहा है जब ये सभी स्केलर्स 0 के बराबर हों। देखिए यहाँ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर लिया था और इससे आपके पास आ गया है कि इसके साथ अटैच सारे स्केलर्स a1, a2, a3 एक्सेट्रा ये 0 हैं। ये कंडीशन आपके लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स थे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने वेक्टर्स ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 ले रखे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम -2 अल्फ़ा 1, -3 अल्फ़ा 2 एंड प्लस अल्फ़ा 3 निकालते हैं तो ये -2 दिस इज़ अल्फ़ा 1, -3 दिस इज़ अल्फ़ा 2 एंड ये आपका अल्फ़ा 3। अब आप इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आप देखिए -2 यहाँ से आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 0 है और यहाँ से +2 के साथ कंबाइन होके आपको फर्स्ट पोजीशन पे 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन पे यहाँ से -3 आएगा विच कंबाइंड विद दिस +3 गिव्स यू 0 एंड थर्ड पोजीशन सब में 0 है, इसलिए ये देखिए यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो थर्ड पोजीशन पे राइट हैंड साइड पर भी 0 आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपके पास स्केलर्स आ गए हैं। दिस a1 इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू -3 एंड a3 इज इक्वल टू 1। तो यू गेट स्केलर्स विच आर नॉट ऑल 0, लेकिन जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब ये इस टाइप की कंडीशन जो है ये लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन है कि यू हैव स्केलर्स नॉट ऑल 0 लेकिन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 ये जो आपके सेकेंड एग्जाम्पल में गिवन वेक्टर्स थे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डिफाइन करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की पंक्ति जाति। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स A है, तो इसकी जो रोज आ रही हैं आप इन्हें वेक्टर्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 रोज हैं, इनको आप 3 वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा वेक्टर आपको मिल जाएगा। अब वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं वो हमने अभी देखा था। उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जो आपकी मैट्रिक्स दी हुई है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की जो संख्या होगी वही आपकी मैट्रिक्स का रो रैंक होगी। तो रो रैंक हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये कहलाता है रो रैंक ऑफ ए। मतलब मैट्रिक्स ए की लीनियरली इंडिपेंडेंट जो भी पंक्तियां हैं या पंक्ति सदिश इन्हें हम कह रहे हैं, इसकी अधिकतम संख्या जो होगी उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए की पंक्ति जाति। अब ये अधिकतम संख्या लीनियरली इंडिपेंडेंट सदिशों की कितनी है ये कैसे निकाला जाता है, अब हम ये देखने के लिए प्रोसीड करेंगे। जैसे ये हमारी एग्जाम्पल में गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमें रो रैंक निकालना है। तो रो रैंक निकालने के लिए सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हुए
इस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये डायगोनल हो गई, डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाती है अगर आपका पहला डायगोनल एलिमेंट इस पोजीशन पे 1 हो। तो यहाँ गिवन मैट्रिक्स में ये 1 था, अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के पहले 1 बनाते ताकि फर्दर कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो अब हम ये इसको 1 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब फर्दर कैलकुलेशंस के लिए क्योंकि हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसके नीचे वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं इनको ज़ीरो कैसे बनाया जाए यूजिंग द फर्स्ट रो, इस हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। देखिए ये एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो को यूज़ करते हुए इसे आपको ज़ीरो बनाना है, तो दैट मीन्स आप सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा R2 माइनस R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। अब इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए आप फर्स्ट रो को ही यूज़ करेंगे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे R3 माइनस 2R1, थर्ड रो में से 2 टाइम्स फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बन जाएगा। तो हर स्टेप में हम इसी तरह से प्रोसीड करते हैं कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं और फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाया जाता है। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स पे तो ये ट्रांसफॉर्म होके फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो एज सच है, R2 माइनस R1 किया तो ये आपकी रो सेकेंड रो इस तरह से आ गई, एंड R3 माइनस 2R1 करने पे ये आपको थर्ड रो मिल गई। ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है इक्विवेलेंस। तो गिवन मैट्रिक्स इक्वल नहीं है लेकिन इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स जो कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने पे मिली है। ये ध्यान में रखिए हमेशा कि जब आप रो रैंक निकाल रहे हैं तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करने हैं। अब आप देखिए जो सेकंड रो आई है, अब हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि इस एलिमेंट को, ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम 1 बनाएंगे और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप देखिए सबसे पहली बात कि सेकंड रो में -10 दोनों एलिमेंट्स में आ रहा है, तो सेकंड रो को -10 से डिवाइड किया। जो थर्ड रो है यहाँ -5 दोनों जगह था, तो थर्ड रो को -5 से डिवाइड कर दें तो नंबर्स आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे एंड गिवन मैट्रिक्स हो जाएगी इक्विवेलेंट टू, ये फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, -10 से डिवाइड करने पे ये सेकंड रो हो गई और -5 से डिवाइड करने पे ये आपकी थर्ड रो हो गई। ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट आपका 1 बन गया। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए इसके नीचे वाले एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके आपको 0 बनाना है। अब हम सेकंड रो को यूज़ करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आप देखिए थर्ड रो में से सेकंड रो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ R3 माइनस R2। R3 माइनस R2 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ थर्ड रो पे किया जा रहा है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड रोज एज सच है। थर्ड रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों एलिमेंट्स 0 आपके आ गए। अब आप आइडेंटिफाई करिए कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है, इसमें सिर्फ 2 ही नॉन ज़ीरो रोज आ रही हैं। थर्ड रो जो है ये 0 आ चुकी है। अब थर्ड रो 0 आई है रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद, इसका मतलब ये जो थर्ड रो थी आपकी गिवन मैट्रिक्स में ये वाली, ये फर्स्ट 2 रोज पे डिपेंडेंट थी, तभी हम इन 2 रोज को यूज़ करके इसको 0 बना पाए।
तो ये आपकी रो 0 बन गई है, दैट मीन्स ये डिपेंड कर रही थी आपकी फर्स्ट 2 रोज पे। ये दोनों रोज नॉन ज़ीरो हैं। अब इनमें से किसी और को ज़ीरो कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द अबाव मैट्रिक्स ये 2 ही रहेगी। फर्दर किसी भी रो को 0 बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो नॉन ज़ीरो रोज रह गई हैं ये आपकी थी लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो द मैट्रिक्स हैज़ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो मैट्रिक्स में आई दैट इज इक्वल टू 2। इसलिए हम कह सकते हैं रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को आप ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फिर देखिए कि कितनी नॉन ज़ीरो रोज आपके पास बच रही हैं। जो नॉन ज़ीरो रोज आपके पास बच रही हैं उनका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आपको देगा मैट्रिक्स का रो रैंक। तो अपने केस में मैट्रिक्स का रो रैंक 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो रोज अपने पास थी। अब एक चीज़ और आप देखिए कि अगर मैट्रिक्स का रो रैंक, इफ द रो रैंक ऑफ m by n मैट्रिक्स इज s, तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस करके बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप K0, जिसमें K मैट्रिक्स में नॉन ज़ीरो रोज होंगी जिनकी संख्या s होगी, क्योंकि मैट्रिक्स का रो रैंक s है, और बाकी की जो नीचे वाली रोज हैं वो 0 रहेंगी। तो ये K होगी s by n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ s लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो अगर रो रैंक s के बराबर है, इस टाइप से आप मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ s नॉन ज़ीरो रोज रहेंगे एंड बाकी की सारी रोज 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये प्रोसीजर यूज करके आप मैट्रिक्स का रो रैंक निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमने रो रैंक डिफाइन किया था उसी तरीके से हम मैट्रिक्स का कॉलम रैंक या मैट्रिक्स की स्तंभ जाति को भी डिफाइन कर सकते हैं। रो रैंक में हमने मैट्रिक्स की रोज को वेक्टर्स की तरह से ट्रीट किया था। यहाँ पर अगर आप मैट्रिक्स के ये कॉलम्स को वेक्टर्स की तरह से ट्रीट करें और ये निकाल लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितना है, तो वो आपको देगा मैट्रिक्स का कॉलम रैंक। सो कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लीनियरली इंडिपेंडेंट स्तंभ सदिशों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कहलाती है मैट्रिक्स की स्तंभ जाति। कॉलम रैंक निकालने का प्रोसीजर भी सिमिलर है रो रैंक निकालने के प्रोसीजर में। यहाँ पर जैसे आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, रो रैंक निकालने के लिए सिर्फ हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस किया करते थे। कॉलम रैंक निकालने के लिए सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए आपको इस मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एंड ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम ऐसी बनाएंगे जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 में कन्वर्ट हो जाएं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है अगर ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर आ रहा हो। अभी यहाँ पर ये एलिमेंट 1 नहीं है। अब इसको 1 बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 by 2 होके यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि यहाँ पर फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि पूरा कॉलम 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1/2 और यहाँ 1/2 आ जाएगा, जिससे फर्दर कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उससे सुविधाजनक अपने लिए ये रहेगा कि आप फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कोई से भी कर सकते हैं। तो अगर हम C1 एंड C3 फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो थर्ड कॉलम में क्योंकि यहाँ 1 आ रहा था अब ये यहाँ पर आ जाएगा
और ये आपकी मैट्रिक्स इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को हमने 1 बना लिया है। अब इसको 1 आपने जो बनाया है, इसको यूज़ करते हुए इसके सामने वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के हिसाब से हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पर 0 लाने के लिए आप C2 माइनस 3C1 करें तो 3 माइनस 3 होके 0 हो जाएगा, और इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आप C3 माइनस 2C1 कर देते हैं, तो ये आपका एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो फर्दर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमने किए हैं, C2 माइनस 3C1 एंड C3 माइनस 2C1, ये इस हिसाब से किए जाते हैं कि ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट पहला है 1, इसके सामने वाले दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाएं। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे अप्लाई मैट्रिक्स में, तो अब आप देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो फर्स्ट कॉलम एज सच रहेगा। देन C2 माइनस 3C1 करेंगे तो आपका सेकंड कॉलम इस तरह से ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगा, एंड C3 माइनस 2C1 करेंगे तो ये आपका थर्ड कॉलम इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड कॉलम में से 10 कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के हिसाब से हम C2/10 एंड C3/3 कर लेते हैं। तो ये आपके कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया 10 से डिवाइड करने पे, और ये आपका थर्ड कॉलम 3 से डिवाइड करने पे इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर रहता है कि सेकंड डायगोनल एलिमेंट को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑलरेडी अपना 1 आ चुका है। अब ये जब 1 बन जाए तो अगला स्टेप ये होता है कि इसके सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाने की हम कोशिश करेंगे यूजिंग द सेकंड कॉलम। तो इसको 0 बनाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज C3 माइनस C2। तो जब आप C3 माइनस C2 करेंगे तो आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ थर्ड कॉलम में हो रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स एज सच हैं। C3 माइनस C2 करने पर आपका थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा। तो वंस अगेन आप देखिए मैट्रिक्स में ये 2 नॉन ज़ीरो कॉलम्स आ रहे हैं और ये तीसरा कॉलम आपका 0 हो चुका है। अब ये 0 हो चुका है, दैट मीन्स ये फर्स्ट 2 कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको 0 बना पाए। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए और किसी कॉलम को 0 बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इट हैज़ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो होता है दैट इज़ द कॉलम रैंक। इसलिए हम कह सकते हैं कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इस केस में 2 के बराबर है। अब आप देखिए कॉलम रैंक, इफ द कॉलम रैंक ऑफ m/n मैट्रिक्स इज S, तो इसमें S लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। बाकी के जो कॉलम्स होंगे उनको आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के 0 बना सकते हैं। इसलिए बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू मैट्रिक्स ऑफ द टाइप L0। तो ये L आपके नॉन ज़ीरो कॉलम्स वाली पार्ट होगा और बाकी के कॉलम्स आपके 0 बन जाएंगे। तो L इज m/S मैट्रिक्स जिसमें S लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे A के। तो इस प्रोसीजर को यूज़ करके हम कॉलम रैंक निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। रो रैंक और कॉलम रैंक डिफाइन करने के बाद अब हम मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन करने के लिए प्रोसीड करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का लघु सारणिक या उप सारणिक किसे कहा जाता है। मैट्रिक्स की कोई सी भी r रोज या कॉलम्स को लेके जो डिटर्मिनेंट या सारणिक बनाया जाता है वो कहलाता है माइनर ऑफ ऑर्डर r या लघु सारणिक जिसकी कोटि r होगी। तो अब आप देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी r रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड माइनर
ऑफ ऑर्डर आर। तो ये आपकी जैसे मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। जो डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल रखी जाएंगी। तो आप कोई से भी 3 रोज एंड कॉलम्स ले सकते हैं। तो जैसे ये वाली 3 रोज एंड कॉलम्स आप ले लेते हैं तो आपके पास ये माइनर आ जाएगा। हम चाहें तो ये वाली कॉलम को आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको हटा के बाकी के कॉलम्स आप ले लेंगे 3, तो ये आपका अगला माइनर आ जाएगा। इस तरीके से आप वैरायटी ऑफ माइनर्स बना सकते हैं। अगर आप 3 रोज एंड 3 कॉलम्स लेते हैं तो माइनर विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ ऑर्डर 3। इसी तरीके से 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स आप लेंगे तो ये आपके 2 ऑर्डर के माइनर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2, 1 और ये वाला पोर्शन लिया है तो ये आपको पहला माइनर मिल गया है। इसी तरीके से आप दूसरे माइनर्स ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ से 1 एंड 3 लिए और यहाँ से -1 एंड 2 ले लिए तो ये आपका सेकंड माइनर मिल गया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स के माइनर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसकी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की जाति। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर r will be called rank of a matrix A अगर there is at least one non-zero minor of order R। मतलब मैट्रिक्स का रैंक अगर R है तो R कोटि के कम से कम एक उप सारणिक को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट, तो आप डिटर्मिनेंट को खोल के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आएगी 2 × 1 माइनस 0 × 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, दैट इज नॉन ज़ीरो। तो मैट्रिक्स का रैंक अगर R है तो कम से कम एक एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए ऑर्डर R का। और सेकंड जो कंडीशन है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 इज 0। मतलब R ऑर्डर का तो कम से कम एक नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए और R+1 ऑर्डर के आप माइनर लेते हैं तो उन सब की वैल्यूज 0 होनी चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा R। तो अब आप देखिए हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन ज़ीरो माइनर। क्योंकि रैंक अगर R है तो R ऑर्डर का आपके पास नॉन ज़ीरो माइनर मिल रहा है और इससे बड़े ऑर्डर के आप माइनर्स लेते हैं, सबके सब 0 हैं। तो रैंक इज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन ज़ीरो माइनर। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दिस इज रो A। रो A डिनोट्स रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे तो मैट्रिक्स का रैंक R है ये बताने के लिए पहले आपको R ऑर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर निकालना पड़ेगा और फिर शो करना पड़ेगा कि R से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं उन सब की वैल्यू 0 है। अब R+1 या बड़े ऑर्डर के वैरायटी ऑफ माइनर्स हो सकते हैं, तो उन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करके 0 आप बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। उसके बजाय रैंक निकालने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि m/n मैट्रिक्स ऑफ रैंक R अगर आपके पास है, मतलब मैट्रिक्स का रैंक अगर R है तो हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, जहाँ ये जो IR है दिस इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। तो रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करके आप मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और ये जो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा यही आपको मैट्रिक्स का रैंक भी देगा। तो ये जो फॉर्म अपने पास आया है ये कहलाता है नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। मैट्रिक्स का अभिलंब रूप ये कहलाता है।
तो मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके ये जो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है यही आपको मैट्रिक्स का रैंक देता है। अब ये किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है उसके लिए आप एग्जांपल देखिए। तो ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, इसको अब हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों कर सकते हैं। तो जैसे आप रो रैंक और कॉलम रैंक निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे थे, अब आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कि आप रो एंड कॉलम दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप अपना होता है कि ये जो फर्स्ट पोजीशन पे डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाना। तो अब आप देखिए यहाँ पर थर्ड रो में 1 अपने पास अवेलेबल है। इन दोनों रोज को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स हम ट्रांसफॉर्मेशन करें R1 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो ये एलिमेंट आपका यहाँ पर चला जाएगा और फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो R1 एंड R3 को इंटरचेंज करने से हमें ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स मिली। ये R3 यहाँ आ गई है और ये आपकी R1 है। सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के हिसाब से रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ -1 आ रहा है, इसको 0 बनाने के लिए R2 + R1 करना पड़ेगा और इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आपको R3 - 2R1 करना पड़ेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के हिसाब से हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस आप करें तो अगली जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स रो वाइज लिखे जाएंगे। तो अब आप देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दिस इज R2 + R1 और ये आपके पास R3 - 2R1 करने से मैट्रिक्स आई है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को हमने 0 बना लिया। अब नेक्स्ट हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके सामने वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो अब आप देखिए इसको अगर आपको 0 बनाना है तो C2 - 18C1 करना पड़ेगा और इसे 0 बनाने के लिए C3 + 4C1 हमें करना पड़ेगा। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस हम कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट के सामने वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए। अब यहाँ आप देखिए फर्स्ट कॉलम में क्योंकि ये दो एलिमेंट्स तो ऑलरेडी 0 हैं, इसलिए इसके सामने वाले एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सिर्फ ये और ये एलिमेंट चेंज होंगे। तो इनको हमने 0 बनाने के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो अब एलिमेंट्स कॉलम वाइज लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम विदाउट एनी चेंज, देन दिस इज C2 - 18C1, तो ये 18 - 18 होके 0 हो गया, इन दोनों में कोई चेंज नहीं। फिर ये C3 + 4C1 करेंगे तो -4 + 4 विल गिव यू 0, इन दोनों एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए सेकेंड कॉलम में से 11 कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर हम C2/11 एंड C3/3 कर देते हैं तो नंबर्स फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम एज सच, देन दिस इज C2/11 एंड दिस इज C3/3। अब ये जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आई है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड रो है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में से 3 कॉमन आ रहा है। तो अब नंबर्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम R2 सेकेंड रो को 2 से डिवाइड करेंगे और R3 थर्ड रो को 3 से डिवाइड करेंगे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट्स रो वाइज लिखे जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो विदाउट एनी चेंज, देन दिस इज सेकेंड रो डिवाइडेड बाय 2 और ये है आपकी थर्ड रो डिवाइडेड बाय 3।
इससे एक एडवांटेज और हुआ कि ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट आपका ऑटोमेटिकली 1 बन गया। अब इसे यूज़ करते हुए इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप ये देखिए, ये 1 एंड -1 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली दिख रहा है। आप R3 + R2 कर देंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो ये R3 + R2 किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट रो विदाउट एनी चेंज, सेकेंड रो ऑल्सो विदाउट एनी चेंज, और ये R3 में जब आप R2 जोड़ेंगे तो ये आपकी थर्ड रो 0 में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ आपका ये थर्ड रो 0 बन चुकी है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इस डायगोनल एलिमेंट के सामने वाले एलिमेंट को आपको 0 बनाना पड़ेगा यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, C3 + C2 हम कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, सेकंड कॉलम में नो चेंज, थर्ड कॉलम में C3 + C2 करेंगे तो ये आपका थर्ड कॉलम 0 हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर 2 है, 2x2 यूनिट मैट्रिक्स है, और बाकी ये जो आपकी रोज हैं और ये कॉलम्स हैं ये 0 बन चुके हैं। तो ये अपनी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि जो नॉन ज़ीरो माइनर है ये वाला, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप ये डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 × 1 - 0, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन ज़ीरो माइनर इज 2, और बाकी के रोज एंड कॉलम्स क्योंकि 0 हो चुके हैं, आप बाकी के कोई से भी माइनर्स बनाते हैं बड़े ऑर्डर के, सबकी वैल्यू 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों यूज़ करके आप मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और उसका रैंक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने रो रैंक, कॉलम रैंक और मैट्रिक्स का रैंक निकालने का प्रोसीजर देखा। अब हम अगली थ्योरम में डिराइव करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ रो रैंक, कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब आप मैट्रिक्स की पंक्ति जाति निकालें, स्तंभ जाति निकालें या जाति निकालें, ये अलग अलग नहीं आएंगी, इनकी वैल्यू इक्वल ही आएगी। तो अपनी थ्योरम है, इन एनी मैट्रिक्स A द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज that is row rank, या maximum number of linearly independent columns that is column rank, and this is equal to its rank। तो मैट्रिक्स A में अधिकतम लीनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों या स्तंभों की संख्या इसकी जाति के बराबर होती है। अब प्रूफ देखिए, A हम ले लेते हैं कोई भी m/n मैट्रिक्स। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, आप एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करिए तो मैट्रिक्स आपकी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। अब नॉर्मल फॉर्म कई तरह से आ सकता है। नॉर्मल फॉर्म इस तरह से आ सकता है कि ये आपके पास R ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आ गई, बाकी की रोज एंड बाकी के कॉलम 0 हो गए। दूसरा नॉर्मल फॉर्म आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि ये R ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आ गई, इसमें 0 रोज तो नहीं बची लेकिन ये कॉलम्स आपके आगे 0 कॉलम्स आ गए। अगली पॉसिबिलिटी ये है कि जब आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया तो ये आपकी R ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आ गई। यहाँ 0 कॉलम्स नहीं है लेकिन ये नीचे वाली रोज 0 रोज हैं। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसमें कोई भी 0 रोज या कॉलम्स नहीं है और ये आपकी R ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ही आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम कर रहे हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशंस हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हो, दे डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ linearly independent rows or columns।
आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस कर लीजिए, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स की संख्या है वो चेंज नहीं होगी। तो अब आप देखिए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स आप इस नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे। ये n जो है नॉर्मल फॉर्म, ये मैट्रिक्स A में ट्रांसफॉर्मेशंस करके आपको मिला है। तो n में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स की संख्या है, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन A। अब आप देखिए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो कि नॉर्मल फॉर्म में है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन n, जो कि r के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म आप इनमें से कोई सा भी ले लें, यहाँ आपको r ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, और r ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स में r ही नॉन ज़ीरो रोज हैं एंड r ही नॉन ज़ीरो कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज देखें चाहे कॉलम्स देखें, n में दोनों की संख्या r के बराबर होगी। इसलिए अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होता है वही रो रैंक होता है। इसलिए रो रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू r, और मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके r ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आई थी, इसलिए दिस r इज ऑल्सो इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, दैट इज कॉलम रैंक ऑफ ए, ये भी r है, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो चाहे आप रो रैंक लें, कॉलम रैंक लें या रैंक निकालें मैट्रिक्स का, अगर ये नॉर्मल फॉर्म में इस तरह से रिड्यूस होके आपको यूनिट मैट्रिक्स r ऑर्डर की मिल रही है, तो रो रैंक, कॉलम रैंक एज वेल एज रैंक तीनों r के बराबर ही आएंगे। तो पंक्ति जाति, स्तंभ जाति या जाति आप कोई भी निकालें, all are equivalent. This ends our discussion on rank of a matrix. Thank you for watching.